गल्फ बेहाल, चीन ने फेंका कर्ज का जाल। तेल की मार, ट्रंप की डिप्लोमेसी है बेकार। होर्मुज पर वॉर, यूएस गया है ये जंग हार। सैंक्शंस की मार, मिडिल ईस्ट है लाचार। ट्रंप का प्रेशर गेम। जी हां दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। क्या ईरान सच में कंगाल हो रहा है या दुनिया के सामने एक नया प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है? एक तरफ ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान हर रोज साफ संदेश है कि पहले नाकेबंदी हटाओ फिर बात होगी, यानी सीज फायर के बाद भी जंग खत्म नहीं, बस रूप बदल रही है, चेहरा बदल रही है और अब यह आर्थिक ज्यादा हो गई है। क्या यूएस ईरान को घुटनों पर लाने के लिए सैंक्शन स्ट्राइक चला रहा है? क्या तेल, ट्रेड और ट्रांजैक्शन पर ताला लगाकर पूरी इकोनॉमी को तोड़ा जा रहा है? क्या फिर ईरान भी खेल रहा है बड़ा पावर गेम, दुनिया को दबाव मिलाने का? सबसे तीखी बहस, जहां सवाल भी तगड़े होंगे और जवाब भी। क्या अमेरिका अपनी इनसिक्योरिटी और डर छिपाने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहा है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जोर देकर यह कहा था कि हम सीज फायर की अवधि को किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाएंगे। सीज फायर की अवधि से पहले ईरान को संपूर्ण समझौता करना होगा और यदि वो नहीं करते हैं तो हम उनके पावर स्टेशन और ब्रिजेस को उड़ा देंगे। लेकिन अवधि खत्म होने से 1 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने इसको सीज फायर को इंडेफिनेटली बढ़ा दिया है, तब तक के लिए जब तक ईरान पीस डील के ऊपर साइन नहीं करता है। और ये हमने पाकिस्तान के कहने के ऊपर किया है। वो पाकिस्तान जो अमेरिका के दिए गए स्टेटमेंट पर डॉटेड लाइन पर सिग्नेचर करता है, क्या उसके कहने के ऊपर अमेरिका चलेगा? यानी कि लगता है अपनी किसी कमी को या डर को छुपाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया है। पाकिस्तान की आड़ लेकर अमेरिका न केवल अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहा है बल्कि वह अपने डर को भी दुनिया से छुपा रहा है। अगर पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट को एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता मीडिएशन का, तो सोचिए कि पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट की क्या किरकिरी होती कि जब अमेरिका को यहाँ से भागना पड़ता। वेस्ट एशिया से जब अमेरिका भागता हुआ नज़र आता तो एक महाशक्ति के रूप में उसकी जितनी भी जो छवि बनी हुई थी वो सब की सब खत्म हो चुकी होती और अमेरिका की इज्जत बहुत गिर चुकी होती। पर पाकिस्तान ने निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया जिससे अमेरिका को वहाँ से आराम से निकलने का एक मौका मिला, यह कहते हुए कि देखिए बातचीत आगे नहीं बढ़ी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं और हम दोबारा से ईरान पे आक्रमण करेंगे। जी हां, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब सवाल भी सुन लीजिए। देश का सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्या ट्रंप का $500 मिलियन रोज नुकसान वाला दावा झूठा है? जी हां। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्या ईरान वाकई आर्थिक रूप से टूट रहा है या सिर्फ ये अमेरिकन नैरेटिव है दबाव बनाने के लिए? सवाल नंबर 3, अगर सीज फायर बढ़ चुका है तो फिर नाकेबंदी जारी रखना डिप्लोमेसी है या इकोनॉमिक वॉर? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ। क्या अमेरिका जानबूझकर ईरान को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाना चाहता है ताकि ईरान हार मान ले? सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। क्या अमेरिका की ये नीति मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाएगी या हालात और बिगड़ेंगे? क्या जंग और खतरनाक हो जाएगी? लेकिन दर्शकों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के की नोट्स में डिटेल्स में जाएं, एक तस्वीर आई है दर्शकों, वो देखनी चाहिए। अमेरिका कह रहा है ईरान डरा हुआ है, सख्ते में है, आर्थिक रूप से टूट चुका है, लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC सड़कों पर ICBMs लेकर घूम रहे हैं। ये मिसाइल के शॉट्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं दर्शकों। ईरान की सड़कों पर जो ईरानियन आर्मी है वो मिसाइल रॉकेट्स लेकर घूम रही है और लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं खामनेई साहब के। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे वहां पर लग रहे हैं, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पब्लिक क्या कह रही? जनता कह रही है कि भाई हम हार मानने वाले नहीं है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। देखिए ये हुजूम, देखिए ये भीड़, देखिए हर तरफ सिर्फ आपको सिर ही सिर दिखाई दे रहे होंगे। ये ईरान की मौजूदा स्थिति है, हालत हाजरा है। लोग रॉकेट को चूम रहे हैं।
आईसीबीएम्स को चूम रहे हैं कि ये वही आईसीबीएम्स रॉकेट्स हैं जो अमेरिका को मारेंगी, इजराइल में तबाही मचाएंगी। तो ईरान को देखकर तो नहीं लग रहा है कि वो अमेरिका के दबाव में है, और ईरान ने साफ भी कर दिया है कि नाकेबंदी से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब की कंटेंट पर आते हैं, अपनी ग्राफिक्स पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। अब यहां पर दर्शकों समझिए, इस तरह का अनिश्चितकालीन सीज फायर का ऐलान अचानक ट्रंप साहब ने कैसे कर दिया, और क्या मुनीर और शहबाज इतने पावरफुल हैं कि वो अमेरिका को डिक्टेट करेंगे? जी हां, बड़ी बात बताने जा रहे हैं। ट्रंप का डर सामने आया, ट्रंप के पोस्ट की बड़ी बात है। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ ने हमला रोकने की बात कही थी। ट्रंप साहब ने सोशल ट्रूथ पर एक पोस्ट किया, उसकी डिटेल आपको बता रहा हूं मैं। ईरान के लीडर एक नए प्रपोजल पर काम कर रहे हैं, यह बात उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी है। बड़ी बात नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों। नया प्रपोजल आने के बाद हमले पर फैसले की बात कही है। अमेरिका यह बात कह रहा है कि जब नया प्रपोजल ईरान का आ जाएगा तब हमला करेंगे, तब डिसाइड करेंगे क्या करना है। बड़ी बात नंबर 4, ईरान की सरकार पूरी तरह से बटी हुई है। अमेरिका ये नैरेटिव कह रहा है कि अमेरिका जो ईरान में सरकार है, जो अलग अलग पदों पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे मिलिट्री हो चाहे पॉलिटिकल रेजिम हो, उनमें एक मत नहीं है। जी हां, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बड़ी बात नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, ट्रंप के डर से जुड़ी सभी मामलों में तैयार और काबिल रहने का निर्देश दिया गया। यानी वो अपनी आर्मी से ये बात कह रहे हैं कि हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए तैयार है। बड़ी बात नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, सीज फायर को तब तक बढ़ाएंगे जब तक प्रपोजल जमा नहीं हो जाता है। नहीं, अनिश्चितकालीन ये सीज फायर है। अमेरिका ने एक बहुत गहरी चाल चली है। बड़ी बात नंबर 8, बातचीत खत्म होने तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे, यानी प्रपोजल का इंतजार करेंगे। ये प्रपोजल पता नहीं कब आएगा, हमला तब तक नहीं होगा जब तक प्रपोजल जमा नहीं हो जाता। दर्शकों, अब जरा समझिए कि ये कैसा नैरेटिव है। अपने डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान को आगे कर रहा है अमेरिका। क्या वक्त आ गया देखिए। लेकिन 5 बड़े अपडेट भी आपके लिए जाना जरूरी है दर्शकों। बीते 5 घंटे में, पिछले 24 घंटों में 5 बड़े अपडेट जो आए वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है दर्शकों। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि वो अपडेट्स क्या है, ईरान में क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है ईरान के लिए वो कितना सच है, ट्रंप साहब क्या सच में डरे हुए हैं, चीन की एंट्री हो गई है, ब्रिटेन की एंट्री हो गई है इस पूरे वॉर में। ये सारी डिटेल, सारा जो नैरेटिव है आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे लगातार। और एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले, ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हाँ, आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। बीते 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स क्या है। ट्रंप ने कहा है कि पीस डील नहीं हुई तो हमले के लिए तैयार रहिए। ये बात कह रहे हैं कि अगर पीस डील नहीं हुई तो ईरान हमले के लिए तैयार रहेगा। भाई, अपडेट नंबर 2, होर्मुज को खोलने के लिए यूके, फ्रांस के 30 देशों के साथ बैठक हो रही है। यानी ब्रिटेन और फ्रांस, बाकी 30 देश मिलकर होर्मुज पर बातचीत करेंगे भाई, क्योंकि क्रूड गया तो सब गया। अपडेट नंबर 3, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा टाल दी गई है। वो नहीं जा रहे हैं बातचीत के लिए, पीस टॉक के लिए, क्योंकि ईरान ने मना कर दिया है। फिर क्या करेंगे, 18 घंटे फ्लाई कर पहुंचेंगे, बातचीत बेनतीजा रहने वाली है। अपडेट नंबर 4, ईरान बातचीत के लिए डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजेगा। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक डेलीगेशन नहीं जाएगा, बातचीत नहीं होगी। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, हूती विद्रोहियों की चेतावनी कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हूती हिजबुल्ला अभी भी लगातार इजराइल पर हमला करने को आतुर है और हमला कर भी रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग अभी खत्म नहीं हुई। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। बीते 24 घंटे का 5 बड़ा अपडेट आपको हमने बता दिया। अब ईरान पर ट्रंप का दावा भी आया है। ट्रंप साहब किसी ज्योतिषी की तरह ईरान पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, ईरान के नैरेटिव को समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इसको भी समझना आपके लिए जरूरी दर्शकों, क्योंकि ईरान की सच में स्थिति क्या है ये ईरान को पता है, बाकी मुल्कों को नहीं। लेकिन ट्रंप साहब बयान बदलते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अचानक शाम को वो बातें बदल जाती हैं। कभी वो जीत की बात करते हैं, कभी वो समझौते की बात करते हैं। तो देखिए, ईरान को उन्होंने कहा ईरान को रोज करीब 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दर्शकों, दावा यह भी कर रहा है कि पैसे की कमी की वजह से ईरान कंगाल हो रहा है। जी हां, दावा यह भी किया जा रहा है, दावा नंबर 3 जो वो कर रहे हैं ट्रंप साहब, दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका के आगे ईरान जल्द झुकेगा। यह बात वो कह रहे हैं। ईरान को पाबंदियों के बीच ही बात करनी होगी, अमेरिका यह भी कह रहा है। और 5वां बड़ा दावा जो है उनका कि आर्थिक दबाव के चलते ईरान जल्द बात करेगा, यह बात अमेरिका कह रहा है। ग्राफिक्स पर आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट दर्शकों आपको दिखाते हैं। जंग को लेकर ईरान का भी जवाब आया है। जी हां, ईरान ने भी अमेरिका को चमकाया, जैसे अमेरिका चमकाता है ईरान को, ईरान ने भी उनको सच से उनका सामना करा दिया है, आईना दिखा दिया है। अब ईरान ने क्या कहा है वो भी आपको बताते, आपकी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन है।
जवाब नंबर 1 ईरान ने दिया कि अमेरिकी नाकेबंदी हटने के बाद से ही बात होगी, यानी नाकेबंदी जब तक नहीं हटेगी तब तक बातचीत नहीं होगी। जवाब नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आ गया है। गंभीर बातचीत के लिए अमेरिका को कदम उठाने होंगे। अगर अमेरिका सच में सीरियस सीज़फायर के लिए तो वो दिखना भी चाहिए, वो एक्शन में दिखना चाहिए, सिर्फ जबानी जमा नहीं। जवाब नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन, पहले पाबंदियां हटाओ फिर बातचीत होगी, यानी पहले पाबंदी हटेगी तब बातचीत होगी, उससे पहले बातचीत नहीं होने वाली। जवाब नंबर 4 जो ईरान ने दिया है अमेरिकी नैरेटिव पर, नो सैंक्शन नो टॉक, यानी सैंक्शन जब तक नहीं हटेगा तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी, बात नहीं करेंगे। पांचवा जवाब जो ईरान ने दिया है अमेरिकन नैरेटिव पर ट्रंप साहब को उनकी पोस्ट के बाद, ईरान कहता है अमेरिका पावर गेम खेल रहा है। तो ये तो पहले दिन से अमेरिका खेल रहा है, पहले धमकाया, चमकाया, डराया, डिप्लोमेसी की, कूटनीति की, नहीं माना, हमला किया, अब हमले से बात नहीं बनी है, इसलिए अलग तरह की चीजें चल रही हैं। नुकसान पर ईरान की सफाई भी आई दर्शकों। जो नुकसान का दावा अमेरिका कर रहा है उस पर ईरान ने दो टूक सफाई दी है। अब वो सफाई क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शकों, कुछ ही सेकंड में ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर होगा। ईरान को लेकर अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि उनको नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं सफाई को लेकर कि क्या सफाई ईरान ने दी है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, ईरान की तरफ से क्या सफाई आई है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अमेरिका बार बार जो नैरेटिव दे रहा है कि नहीं वहां पर दिक्कत है, वहां परेशानी है, वहां पर इश्यूज हैं, सप्लाई नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये तमाम जो मसले हैं, इन मसलों को लेकर ईरान ने सफाई दी है। वो सफाई क्या है आपको बताने जा रहे हैं, कुछ ही सेकंड में वो ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिरकार ईरान की तरफ से क्या सफाई आई है अमेरिका के नैरेटिव पर। जी हां, सफाई नंबर 1 क्या है, अमेरिकी नाकेबंदी से नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि नुकसान हुआ है, उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ भाई साहब, वी आर गुड इनफ टू फीड आवर पीपल। सफाई नंबर 2, जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। वो बात कह रहे हैं कि सप्लाई चेन बिल्कुल बाधित नहीं हुई, हमला जरूर हुआ है, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन पब्लिक को सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। सफाई नंबर 3, देश में ज्यादातर चीजें खुद ही बन जाती हैं, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बाहरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं है अपने लोगों को पालने और खिलाने के लिए। जी हाँ, सफाई नंबर 4 आपकी स्क्रीन, जरूरी सामान दूसरे रास्तों से मंगाया जा रहा है, यानी और भी रूट से जहां से सामान आ रहा है तो अमेरिका चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। सफाई नंबर 5 जो आई है ईरान की तरफ से, ईरान में अभी हालात कंट्रोल में है। सोचिए अमेरिका गाना गा रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन ईरान कह रहा है सब कुछ अच्छा है। सफाई नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, सप्लाई में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है, यानी ईरान में अभी जो हालत हाजरा है बिल्कुल कंट्रोल में। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, सब कुछ कंट्रोल में, सब कुछ वहां पर ठीक है, ये बात बार बार ईरान कह रहा है और अमेरिका जो नैरेटिव लगाकर लाता है कि नहीं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ईरान पर। प्लीज मूव टू द नेक्स्ट ग्राफिक्स प्लीज। गल्फ बेहाल हुआ है, चीन ने कर्ज का जाल भी फेंका है। वो क्या है, प्लीज शुरू से चलाइए पीसीआर। ये जो ग्राफिक्स है कंटेंट में आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, चाइना ने किस तरह से गल्फ, प्लीज यार प्लीज प्ले फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरू से चलाइए प्लीज, टेक दिस ग्राफिक फ्रॉम फ्रंट। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन्फो नंबर 1, आर्थिक संकट से निपटने में चीन अफ्रीकी देशों की मदद करेगा, यह बात चाइना कह रहा है क्योंकि उसको अब मौका मिल गया कर्ज देने का, उधार देने का। जी हां, इन्फॉर्मेशन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। शी जिनपिंग लगातार विदेशी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस वक्त गल्फ की हालत खराब है, ऐसे में अगर हम कर्ज देंगे, पैसा देंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी, उनके साथ बिजनेस टाइप्स होगा, कारोबारी रिश्ते बढ़ेंगे, हमारा फायदा है। इन्फॉर्मेशन नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे की संभावना जताई जा रही है, उससे पहले जिनपिंग साहब, शी जिनपिंग जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो फील्डिंग लगाने की कोशिश करें। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। अफ्रीकी देश इस समय ज्यादा दबाव में है, ये नैरेटिव चाइना गढ़ रहा है कि अफ्रीकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो दबाव में है, उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक दिक्कतें हैं, बहुत तबाही मची है, बहुत नुकसान हुआ है। इन्फो नंबर 5, ईंधन, खाद्य पदार्थों के लिए काफी हद तक अफ्रीकी देश आयात पर निर्भर करते हैं क्योंकि वहां पर फसलें ज्यादा नहीं होती, पीने का पानी नहीं है, प्रोडक्शन वहां होता नहीं है, तो ज्यादातर जो चीजें उनके पास वो इंपोर्ट से आती हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ईरान जंग, जब भी आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ चीजें ईरान, अमेरिका, इजराइल की ट्रेंड कर रही हैं। 4 शब्दों को लेकर आया हूं दर्शकों आज आपके लिए। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं जो इस वक्त ट्रेंड करें। शब्द नंबर 1, हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान और ओमान के बीच का जो इलाका है जहां से दुनिया की 20% क्रूड की सप्लाई होती है, वो बहुत ट्रेंडिंग है। हॉर्मुज स्ट्रेट, ये शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है। शब्द नंबर 2 क्या है, शाहिद, ये ईरान के सस्ते ड्रोन्स हैं जिन्होंने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी है।
ये बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है। वॉर, अगर आप वॉर लिटरेचर पढ़ेंगे इंटरनेट पर जाके तो ये बहुत ट्रेंडिंग है। शब्द नंबर 3 का है टॉम हॉक। अमेरिका क्रूज मिसाइल का नाम है, जो अमेरिकी क्रूज मिसाइल है उसका नाम है, जो हर मौसम में काम करती है और बहुत खतरनाक मिसाइल है। ऐसे हजारों मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान पर अमेरिका ने किया है। शब्द नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, अयातुल्ला। ये शिया इस्लाम में सबसे बड़े धार्मिक पदों में से एक है और अयातुल्ला अली खामनेई उनका नाम था। उनके बेटे मोश्तबा खामनेई की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के अंदर जो लगी हुई है। आगे बढ़ते दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। कुछ ही वक्त में हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये समझने जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका सच में डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या उसे लगता है कि इस जंग में वो फंस कर घुट रहा है और निकल नहीं पा रहा है। जी हाँ पी सर, पैनल हमारे साथ है। चलिए गेस्ट पे जाते हैं। एम्बेसडर सुरेश साहब मेरे साथ हैं, सुरेश गोयल साहब पूर्व राजनयिक हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ आबिद रजा नौशाद साहब हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसके अलावा रवि करकरे साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट न्यूयॉर्क फोरम के, अमेरिका से लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका भी कार्यक्रम में। सबसे पहले श्रीवास्तव सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा लगता है कि अमेरिका अपना डर, अपना खौफ पाकिस्तान के जरिए छिपाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप साहब कहते हैं कि मुनीर और शहबाज ने मुझसे कहा कि भाई इनको थोड़ी और मियाद दे दो। एक प्रपोजल पर ईरान काम कर रहा है, जब तक वो प्रपोजल नहीं आता आप हमला मत करिएगा, और ये प्रपोजल कब आएगा नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अनिश्चितकालीन सीज फायर के लिए जा रहे हैं। अमेरिका घुट रहा है इस जंग में सर, और शायद अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए ट्रंप साहब पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इट सर? सर आप म्यूट अमेरिका, राइट राइट सर, बोलिए सर। नो ओके, यू ओके सर, ओके प्लीज। देखो अमित, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। अब उसको लगता है कि ऑनेबल एग्जिट चाहिए उसको, क्योंकि सच्चाई है जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने सोचा था ईरान कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट किया। सोचा था कि आयतुल्लाह अल खमैनी और टॉप लीडर्स अगर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और वो ज्यादा लड़ नहीं पाएगा। मगर ईरान दब के लड़ा है और कहीं ना कहीं पलड़ा ईरान का थोड़ा सा भारी था इस लड़ाई में। और उसने इस लड़ाई को एसिमेट्रिक वारफेयर बना दिया, ना कि कन्वेंशनल वारफेयर। उसने दो चीजें की। एक तो उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल जाता 20% वो चोक हो गया। और दूसरा उसने किया, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहां पर भी अमेरिकन बेसी थी उनको टारगेट किया और वहां टूरिज्म खत्म हो गया, उनके एनर्जी सेक्टर को बहुत भारी चोट लगी है। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि जो अगर अब हम देखें लड़ाई का माहौल, तो ये अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी प्रॉब्लम आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। वहां इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों निकलना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तीन वजह है। एक तो यह भी सच्चाई है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में गिरती जा रही है, मिड टर्म के इलेक्शन है नवंबर में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को लड़ाई स्टार्ट हुई थी, विद इन 60 डेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस उसको कांग्रेस से अप्रूवल लेनी है। वो 28 तारीख को कैसे ले पाएगा लड़ाई, जबकि वहां पर लोगों का मत है कि ये अमेरिका की लड़ाई थी नहीं, ये तो इजराइल की लड़ाई है। और उसके साथ उसने बजट भी पास कराना है, डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं वो $1 ट्रिलियन में, वो तो नहीं पास होगा। तो ऐसे में अमेरिका निकलना चाहता है और कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार से फेस सेविंग कोई एग्जिट चाहिए और वो पाकिस्तान के जरिए करने की कोशिश करे। मगर जो अमेरिका ने एक काउंटर काम किया है वो मुझे लगता है कि इंपैक्ट डाल रहा है, वो है नेवल ब्लॉकेड। जो ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड जो उसने कर दिया है उसमें अभी ईरान को भी पिंच हो रहा है। $400-500 मिलियन का जो ऑयल जाता था, जो 90% ऑयल जो चीन में जाता था, वो भी ब्लॉक हो गया। तो ये भी सच्चाई है कि अब अमेरिका, ईरान भी प्रेशर में। क्या ईरान लड़ना चाहता है? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। ईरान की भी बहुत नुकसान हुआ, 70 से 80% उसका जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, इकोनॉमी बहुत डिगमगा गई है। पहले इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत लगे हैं, मगर वहां पर फ्रिक्शन आगे दो बातों में, IRGC में और एक मॉडरेट डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन है। IRGC इस लड़ाई को चाहती लंबा ले जाना, और डिप्लोमेट्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट है मसूद पिजिस्कियान या फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागाची या उनके जो स्पीकर हैं ये मोहम्मद बगार, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, इससे कोई सोल्यूशन निकले, इकोनॉमिक सैंक्शन हटे हमारे ऊपर और हमारे कुछ मुद्दों को माना जाए अमेरिका के द्वारा। तो ये अब सच्चाई है, जो अमेरिका ने अब किया है वो मजबूरी थी, वो करना ही था। वो नहीं चाहते इस लड़ाई को लंबा ले जाना, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं बातचीत से कोई ना कोई नतीजा निकले और अमेरिका इस दलदल से निकले, क्योंकि अमेरिका अकेला रह गया, नेटो कंट्री कोई उसके साथ नहीं आया। अमित
ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। मैं आबिद साहब के पास जा रहा हूँ, ईरानी मामलों के जानकार हैं। नौशाद साहब, ये बात शुरू से कही जा रही थी कि अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, ईरान कहीं टिकता नहीं है, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे और घुटनों पर ईरान आ जाएगा। ये नैरेटिव जंग शुरू होने के 3 महीने पहले से चल रही थी। टीवी मीडिया भी इसकी बात कर रहा था और लिटरेचर, जो ऑनलाइन लिटरेचर्स होते हैं, वॉर लिटरेचर, उसमें भी बार बार ये लिखा जा रहा था। और बहुत सारे मेरे को पैनलिस्ट भी ये शो पर लगातार कह रहे थे कि ईरान कमज़ोर है या अमेरिका हमला नहीं करेगा। इस तरह के नैरेटिव पर हम चर्चा करते थे। लेकिन कम से कम ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर भले है, लेकिन स्ट्रैटेजी से वॉर जीती जाती है, बड़े बड़े हथियारों से नहीं। नौशाद साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब और नमस्कार आप सभी को, सभी पैनलिस्ट और तमाम दर्शकों को। ईरान ने इस जंग में कामयाबियां हासिल की हैं, मिलिट्री के मैदान में भी, जंग के मैदान में भी, डिप्लोमेसी के मैदान में भी और मीडिया वॉर में। यानी इन तीनों मैदानों में ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जीत हासिल की है और अमरीकियों को और अमेरिका को घुटने पे लेके आया है। ये सिर्फ प्रो ईरान एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न मीडिया और खुद ट्रम्प की टीम के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि ये शुरू से ही अगर उनकी टीम के लोगों की बात सुने तो उनका ये कहना है, जैसे जो केंट वगैरह और टकर कार्लसन वगैरह, जो उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के उसका हिस्सा भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बात कही कि ये इलीगल वॉर है, ये अमेरिकन इंटरेस्ट की वॉर थी ही नहीं, ये तो टोटली पूरी तरह से इजरायली इंटरेस्ट की ये वॉर थी जो कि उसने शुरू की। अब यहाँ पर ईरान ने, जिसको ये वेनेजुएला समझ के आए थे, जिसको ये लीबिया और इराक और अफगानिस्तान समझ के आए थे कि 2-3 दिन में इसका काम तमाम कर देंगे, उसने हर फील्ड में इनको कड़ी टक्कर दी। कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि इनको घुटने पर लेकर आया। उसने उनकी बेसिस पर जो अटैक्स किए हैं, 14 बेसिस, उनको खत्म कर दिया है। वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की बहुत पहले की रिपोर्ट थी कि रिमोटली कंट्रोल हो रहा है। उनके बहुत सारे इक्विपमेंट्स, जो वॉर इक्विपमेंट्स है, उनको नुकसान पहुंचाया है, थार को, पैट्रियट को, KC-135 को, F-35 को, और बहुत सारी नुकसान किया। उसकी हेजमनी को दुनिया के सामने रोक के रख दिया है। उसके अलावा आप देखें, खुद अमेरिका में ट्रम्प की टीम में इख्तिलाफ है और उसके बाद अमेरिकन लोग जो है नो किंग्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी राजी नहीं है। दूसरा मैदान है जहां पर शिकस्त खाई है अमेरिका ने और ट्रम्प की टीम ने और ट्रम्प ने। और इसी तरह नेटो से जो उसका डिफरेंस चल रहा है, नेटो ने उसको आंख दिखाना शुरू कर दी है। ये कभी नहीं हुआ था आज तक हिस्ट्री में कि नेटो ममालिक और दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका के सामने छू नहीं बोलता था। नेटो ने आंख दिखाना शुरू कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं है। जैसा कि अभी केयर स्टारमर ने जो 30 कंट्रीज के साथ जो एक प्रोग्राम बनाया है कि वहां पर हम सबमिट करेंगे और वहां पर फैसले लेंगे हुर्मुज के बारे में, और उसमें अमेरिका नहीं है। इसी तरह GCC जो कंट्रीज हैं, उन्होंने भी, UAE ने कह दिया है कि UAE ने इस तरह का इजहार किया है, कतर ने और सऊदी अरब ने, तीनों ने ये इजहार करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका के साथ हम पूरी तरह से अब नहीं है। जैसा कि कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट पर्सन ने ये कहा था कि हमें ओल्ड सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है उससे हमें शिफ्ट करना होगा न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ। ये बहुत बड़ा मैसेज था इसके लिए। या सऊदी अरब ने कहा था कि अगर ईरान हम पर रिटेलिएट करता है, आप अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते हैं और फिर ईरान हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो ये इसका जवाब जो अमेरिका को देना पड़ेगा। ये वो मुल्क हैं जो ट्रम्प को जहाज 400-400 मिलियन का गिफ्ट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर उसको गिफ्ट करते हैं। ये आज ईरान ने उनमें इतनी जुर्रत पैदा कर दी है कि साफ साफ आके उनके सामने ये इजहार कर रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ बिल्कुल पूरी तरह से इस तरह से नहीं जाने वाले हैं। या UAE ने अभी जो बात कही है रिसेंटली, वो ये कहा है कि डॉलर्स में हमारे मामला, डॉलर्स की शॉर्टेज होगी तो हम युआन से, चीनी जो करेंसी है चाइना की, उससे हम अपने मामलात को देखेंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। या देखिए, आपके क्रिश्चियन दुनिया से जो ट्रम्प ने जो दुश्मनी मोल ली है पोप की तौहीन करके, और पोप को उन्होंने बोला कि तुम मेरी वजह से पोप बने। जी नौशाद साहब, खुश करने के लिए पोप को जो है, तुम्हें अमेरिकन होते हुए पोप बनाया गया है, ये मुझे खुश करने के लिए था, और हम तुम्हें इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते कि जो वेनेजुएला के हक में बोले अमेरिका के खिलाफ। तो इस तरह के कई मैदानों पर
अमेरिका को शिकस्त हो रही है। और ईरान ने ये अभी जो रिसेंटली आप अगर देखें तो ईरान ने ये जो निगोशिएशन का दूसरा दौर था, अमेरिका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, ईरान नहीं गया है। ईरान ने अमेरिका को ये सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक अमेरिका का जिन कंट्रीज पर हमला किया अमेरिका ने, वो सब इस तरह के मुल्क थे जो कमजोर थे, लेकिन पहली बार किसी ताकतवर मुल्क से अमेरिका का सामना हुआ है। और यहाँ पर ईरान साफ साफ उनको ये संदेश दे रहा है कि हम तुम्हें बताएंगे कि जब ऑल राइट नौशाद ताकतवर साहब, मुल्क पॉइंट से टेकन, तुम पॉइंट टेकन। लड़ोगे तो हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे जंग की जाती है और कैसे निगोशिएशन किया जाता है। इस मैदान पर अमेरिका को लाके खड़ा कर दिया ईरान ने, बहुत जबरदस्त बात है। और ये कई मैदान में, जैसा कि मैंने कहा, डिप्लोमेसी, मिलिट्री और मीडिया, हर तरह से ईरान का अपर हैंड जाहिर है। और मैं अपनी आखिरी बात कहूंगा कि ये जो MI6 के पूर्व जो डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कहा है कि ईरान हैज अपर हैंड, और CIA के ऑफिशियल्स ने भी यही बात कही है। ये सिर्फ प्रो ईरान एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे हैं। ऑल राइट, मैं एम्बेसडर गोयल साहब के पास जा रहा हूँ। गोयल साहब, अमेरिका ये जो कुछ कर रहा है कि हम नाकेबंदी नहीं हटाएंगे, पहले नाकेबंदी हटेगी, ईरान कह रहा है तब हम बात करेंगे, वो कह रहा है कि ईरान ख़त्म हो गया है, घुटनों पे आ गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है, इससे क्या मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज़ में और अस्थिरता आएगी और क्योस मचेगा, या आपको लगता है कि इसके बाद थोड़ा चीज़ें टेम डाउन होना शुरू होंगी? ये सवाल आपका काफी अच्छा है अमित जी। सर। मैं छोटे में सवाल का जवाब देना चाहूंगा, जितना जितना छोटा हो सकता है। नहीं सर, आप देखिए, प्लीज टाइम पहले- लें। गोयल साहब प्लीज आप टाइम जी। लें सर, प्लीज टाइम लें। आई हाँ, वांट यू जी। टू मेक अस अंडरस्टैंड थिंग्स सर। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वॉर में जो अभी तक अगर इक्वेशंस देखी जाए तो ये जाहिर हो गया है कि ईरान अकेला नहीं है। ईरान को रशिया और चाइना का तो साथ है ही, सब Right. जानते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन जो साथ है, मिलिट्री तौर पर है, फाइनेंशियल तौर पर कितना है कितना नहीं है कहना बहुत मुश्किल है, पॉलिटिकल तौर पर है ये। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर ये वॉर चलती रही तो इस वॉर में रशिया और चाइना परोक्ष रूप से ईरान के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन पॉलिटिकली साथ में है, स्ट्रेटेजिकली साथ में है, लेकिन इसका रुख क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है अभी। और ये बात भी सही है कि जैसे अभी नौशाद साहब कह रहे थे कि गल्फ में भी थोड़ी सी अब डिवीजन दिखाई देनी शुरू हो गई है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी कुछ मुल्कों का रवैया पहले से फर्क हो गया है। जैसे जैसे देख रहे हैं कि लंबी जा रही ये वॉर, तो उनका भी लगता है कि ये वॉर खत्म हो तो वो भी अपने इकोनॉमिक जो एजेंडा है उसको पूरा करें, तो वो भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये वॉर खत्म हो। लेकिन देखिए, मुद्दा क्या है, ये आपने गल्फ का सवाल उठाया, मैं उसके ऊपर आता हूं अभी। लेकिन मुद्दा ये है कि ईरान और यूएसए सुपर पावर है, इसके बारे में कोई अभी भी ये इसको कहने में कोई गुंजाइश नहीं कहीं भी कि कि यूएसए की मिलिट्री पावर अभी भी पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ऊंची है ये। और जो ईरान को पहले हल्के में लिया गया वो भी गलत था। ये सबको मालूम था कि ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री के नाते एक जो उनमें मादा है कि ये मेरा मुल्क है और इसको मुल्क को बचा के रखना है, उस मादे का उन्होंने शायद अपने रिकग्निशन में नहीं लिया था, तो ईरान ने काफी हद तक टक्कर दी। अब हालत ये आ गई है कि दोनों ही मुल्क, ईरान भी और यूएसए भी, चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो। ये कहना गलत होगा कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, नुकसान काफी हुआ है। और ये कहना भी गलत होगा कि यूएसए के पास भी अभी उतना ही असलहा है, उतना ही एम्यूनेशन है, उनके जो मिसाइल्स है वो भी पहले जितने हैं, नुकसान उनको भी हुआ है ये। लेकिन वो अपने आप में एक एग्रीमेंट पर आने के लिए ये जरूरी है कि कोई भी मुल्क को ये ना लगे कि वो इस वॉर में हार गए हैं। तो जो भी एग्रीमेंट होना होगा, उस एग्रीमेंट में चाहे वो स्टेट्स ऑफ फॉर्मस का पॉइंट हो, या न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पॉइंट हो, या सैंक्शंस का पॉइंट हो, या वॉर रेपरेशंस का पॉइंट हो, टोल कलेक्शन का पॉइंट हो, जो भी इसके अलावा अगर देखा जाए जो लॉ ऑफ सीज के अंतर्गत जो सिचुएशन है कि क्या ईरान स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले सकता है, ये सवाल है। इसके बारे में
इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस, वो इसके बारे में फैसला देंगे वो। तो ये जो है दोनों को जरूरी है कि जो भी एग्रीमेंट हो कि उसमें कहीं उनको ऐसा ना महसूस हो कि वो हार गए हैं। अगर ऐसा महसूस रहेगा कि वो हार गए हैं या नीचे हो गए हैं तो वो एग्रीमेंट चल नहीं पाएगा। तो जो मेरा अंदाजा है, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि इस टाइम पर गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाली एक मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान का अपना रोल Right, ज्यादा बड़ा नहीं है। राइट तो गल्फ कंट्रीज, यूएसए, रशिया, चाइना, कोशिश सबकी ये रहेगी इस टाइम पर कि जो भी पीछे से बातचीत हो रही है एग्रीमेंट के बारे में, मुझे पक्का भरोसा है कि बातचीत हो रही है, चाहे वो सामने ना हो, कि जो बातचीत हो रही है जी। उसमें ऐसा क्या एक खाका तैयार किया जाए जिसमें कि ये ना लगे कि वो नीचे हो गया या वो नीचे हो गया है। और मेरे ख्याल पॉसिबल है ये हो सकता है जी। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी सर, पॉइंट टेकन। रवि सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। दो नैरेटिव्स हैं सर। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हर रोज 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान ईरान को हो रहा है, आर्थिक रूप से ईरान कमजोर हो चुका है, सप्लाई चेन खराब हो चुकी है। आप वो बहुत डीप एनालिसिस करते हैं, आपको सच में लगता है कि ईरान की हालत खराब है या फिर ये अमेरिकी नैरेटिव है जो ट्रम्प साहब वक्त वक्त पर कहते रहते हैं? देखिए, ईरान की हालत वॉर से पहले भी बहुत खराब थी। आपको पता है कि ईरान में वाटर क्राइसिस और बाकी काफी इश्यूज जो है ईरान में। जी। तो अभी बद से बदतर हो रही है हालत। तो ईरान को भी पता है, क्योंकि ईरान और यूएस का नाक बहुत ऊंचा है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप जो पूरा जो आपने नाकाबंदी की है इंफॉर्मेशन की, तो उसे खोल दीजिए। तो हमको काफी चीजें बाद में पता लगेंगी, पर अभी ओवरऑल दुनिया को तो ये जितना भी हुआ है, क्योंकि मैं फूड सेक्टर में भी काम करता हूँ, मैंने एआई फॉर फूड पे किताब भी लिखी है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उसका जो खामी जो होगा, जब आने वाले महीनों में होगा, वो पूरा फूड सेक्टर को होगा। और ईरान को ऑलरेडी फूड की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जीसीसी कंट्रीज में भी आप फूड प्रोडक्शन को देख लीजिए, तो ये सिर्फ ऑयल एंड गैस की नहीं रही है, एनर्जी की वॉर नहीं रही है, वाटर की आ गई है। वाटर का बहुत बड़ा इशू बन गया। मैं तो वाटर टेक्नोलॉजी में भी काम करता हूँ। और तीसरा जो अभी आने वाले में, अगर आप सिर्फ यूरोप को उठा लें, राइट, उसमें तो फर्टिलाइजर अभी चाहिए तब प्रोडक्शन करने के लिए। अगर नहीं आएंगे, कितने सारे फार्मर्स का नुकसान होगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ईरान इज शोइंग अ ब्रेव फेस। उनको लगा कि ये हॉर्मुज से वो ज्यादा, उन्हें बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, वो जो भी मेजर जी ने, जनरल जी ने बोला है कि एक तरीके से स्ट्रैटेजी से जो है वो आगे बढ़ गए हैं। पर अभी डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा त्राही त्राही होने वाली है। और ईरान का सबसे बड़ा फियर हमेशा यही रहता है कि एक और रेवोल्यूशन। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेंज सिचुएशन बन गई, पैराडॉक्स बन गया है कि ईरान को इससे निकलना भी है, पर ये भी दिखाना है कि देखो हमने जो है वॉर जीत ली है। और दूसरी तरफ अगर ट्रम्प को देखें, तो ट्रम्प भी यही दिखाना चाहता है, क्योंकि अभी सर ने बिल्कुल सही बोला कि 60 दिन होने वाले हैं और मिड टर्म की पूरी तैयारी, हम तो काफी ज्यादा बात करते हैं, पर जी। मेरा हमेशा घूम के एक चीज आ जाता है, जो आपने बहुत ही बढ़िया आप एनालिसिस करते हैं हमेशा शो से पहले। थैंक यू मैं सर। आपको पहले भी बोल चुका हूँ अहमद, कि बार बार ये जो हम भूल जाते हैं कि जो बड़ी जो लड़ाई है, जो आपने बोला कि क्या यूएसए जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है। और सिमिलरली क्या चाइना ईरान का इस्तेमाल कर रहा है, right? So there is a bigger war which is happening, which is a larger cold war, जहाँ पे बाकी लोग जो हैं पिस चुके हैं। और जो इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन जो है, वो जो जीसीसी का जो मिसट्रस्ट जो आपने बोला, और इसका जो मैं बार बार बोलता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो डी लिंकिंग वो पेट्रो डॉलर्स पे होगा, जो बहुत बड़ी चोट जो है अमेरिका को पड़ेगी। और डी लिंकिंग ऑफ पेट्रो डॉलर्स विल आल्सो मीन एक्सेलरेटिंग, मतलब कि आपका जो डी डॉलराइजेशन की जो बात आती है, उस पर एक बहुत बड़ा एक्सेलरेटर लग गया है कि ये जो है ये सत्य होगा। तो मेरे हिसाब से जो ईरान की सिचुएशन है, जो अमेरिका की सिचुएशन है, और जीसीसी यूरोप सबकी सिचुएशन जो है बहुत टाइट हो गई है। इसीलिए मैंने कल भी बोला था, शायद आपके चैनल में ही किसी और के साथ, मैंने यही बोला था कि ये जो है इनके पास चॉइस नहीं है। इनको ईरान और अमेरिका को किसी भी तरीके से अपना सेव, दोनों को ही अपना फेस सेव करना पड़ेगा, अलग अलग रीजंस की वजह से। क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों ने जो है बहुत ज्यादा भी, जो ईरान में जो भी रिजीम है वो तो और भी ज्यादा रेडिकल है ना, कि आपने सारे जीसीसी की सिटीज
और बेसिस को आपने उड़ा दिया। आप सिर्फ अगर यूएस के बेसिस को करते, पर आप दुबई को अटैक कर रहे हैं, अबू धाबी को अटैक कर रहे हैं, एयरपोर्ट को अटैक कर रहे हैं, वो तो नहीं है ना अमेरिकन की बेसिस। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बिल्कुल एक नया, आई वुड से एक नया दौर शुरू हुआ है, जो काफी चीज अरब स्टेट्स को, ओसीआई को, ओपेक को और जीसीसी, I2U2, अब्राहम अकॉर्ड, बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस होंगे। हम लोग इसको देखेंगे, और इसका सबसे ज्यादा मजा जो आ रहा है वो चाइना और रशिया को आ रहा है इस टाइम, कि देखो हमने विदाउट प्लेइंग डायरेक्ट वॉर, हम लोगों ने एक वॉर शुरू कर दी है जहां पे पूरी दुनिया जो है फंस चुकी है। ऑल राइट रवि जी, Thank you. मैं जाता हूँ अभी शिवाज सर के पास जा रहा हूँ। सर, आप कहते हैं कि आप जंग की शुरुआत कर सकते हैं, आप उसका डेट डिसाइड कर सकते हैं, आप उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड कर सकते हैं, जंग से निकलना कब है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो अमेरिका के लिए अब जो हालत हाजरा है, जो सिचुएशन है सर, क्या अमेरिका इसमें क्लीन वे आउट दिख रहा है आपको, या लगता है कि बेइज्जती तो करा के ही जाएंगे ट्रम्प साहब? और बिल्कुल देखो अमित, लड़ाई शुरू करना आसान है, लड़ाई बंद करना मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई एक दलदल है। आपको इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देंगे, ऑपरेशन सिंदूर। भारत 4 दिन के अंदर लड़ाई से निकल के आ गया था, जब उसके मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव खत्म हो। वहां पर भी काफी क्रिटिसिज्म हुई थी देश के अंदर कि जब भारत जीत रहा तो भारत ने अपनी लड़ाई क्यों बंद की। उनको ये समझ नहीं आया कि जब आपके मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, आप लड़ाई करना मूर्खता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी आपकी भी हिट करेगी। जब आप दूसरे बिल्कुल। देश से लड़ाई कर रहे हैं तो आपका भी नुकसान, और आप अगर 4th से 3rd, अभी तो हम 6th बन गए हैं, हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये समझना चाहिए। अब जो आपने बात बताई ये सच्चाई है। अमेरिका को अभी लगने लगा है कि भाई ये लड़ाई उनकी नहीं थी, ये इजराइल की लड़ाई थी और वो फंस गए हैं, वो निकलना चाहते हैं। फर्क क्या आया देखो, आज तक जब ईरान की पोजीशन लड़ाई से पहले एक प्रकार से बड़ी कमजोर थी, वो रिसीविंग एंड पे थे जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते थे, मगर आज उनकी पोजीशन काफी मजबूत होगी। आज वो आंखों में आंखें डालें, क्योंकि उन्होंने जो बैटल ग्राउंड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि क्या इजराइल इस लड़ाई को बंद करना चाहता है? वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता है कि हिजबुल्लाह जो है स्पेशली सदर्न लेबनान में, उसको खत्म किया जाए और वो एक बफर जोन बनाए लिटानी नदी तक 30 किलोमीटर। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जबकि अमेरिका इस लड़ाई को बंद करना चाहता है, ईरान भी किसी हद तक लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। और बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने पैनलिस्टों ने कि भाई ईरान को भी बहुत चोट लगी है। ईरान के अंदर लोग सड़कों पे थे, वो किस लिए थे? मिस गवर्नेंस, करप्शन, इकोनॉमिक, उसकी जो रियल करेंसी है वो कितनी गिर गई थी डॉलर के मुकाबले में। मगर अब वो सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि कॉमन एनिमी के जैसे लड़ाई बंद होगी तो फिर आप देखेंगे इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। अनटिल अनलेस को इकोनॉमिक सैंक्शन हटती नहीं है, इनके एसेट डी फ्रीज नहीं होते, तो ऐसे में वो चाहते हैं लड़ाई बंद हो। प्रॉब्लम ईरान की क्या है? जो आईआरजीसी है आज की तारीख में वो शॉट ले रहा है, वो नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं मॉडरेट जो हैं, चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो स्पीकर हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं बातचीत से कोई नतीजा निकले और ये लड़ाई बंद हो। और मुझे लगता है कि अमेरिका को एक चीज तो समझ आ गई है कि भाई ये लड़ाई से निकलना उसके लिए इसलिए जरूरी है, जैसे हमने बताया इलेक्शन है, पॉपुलैरिटी गिर रही है, उन्होंने बजट पास कराना है, तो ये सारी चीजें। और जो चीन और रशिया का जो रोल है वो उसके अंदर 3 पहलू। पहली बात तो रशिया चीन ने हथियार दिए हैं इनको लड़ाई से पहले, ड्रोन भी दिए हैं उनको, पास में कई प्रकार से मिसाइल रॉकेट्स भी दिए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने इंटेलिजेंस दिया है, वो अभी भी दे रहे हैं। जो सटीक हमले ईरान ने करके चुका दिया अमेरिका को और इजराइल को, वो इसलिए भी किया क्योंकि काफी हद तक जो उनकी सैटेलाइट हैं चीन की और रशिया, उन्होंने मदद की है। इसमें कोई नहीं, खुल के अमेरिका के अगेंस्ट चीन और रशिया नहीं आएंगे, ये बिल्कुल ठीक एनालिसिस है। चीन बहुत खुश है, जितना ये कमजोर होगा अमेरिका, इतना ही वो इंडो पैसिफिक में, खुदा ना खास्ता कुछ चीन करता ताइवान की तरह, तो अमेरिका के पास हथियार ही नहीं बचेंगे। उसका जो रिजर्व है, वार वेस्ट रिजर्व, वो भी खत्म होता जा रहा है। और रूस को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रूस को मालूम है अगर लड़ाई चलती है तो जो हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे थे वो यूक्रेन को नहीं मिलेंगे, यूक्रेन कमजोर रहेगा। तो ये भी सच्चाई है। तो सच यही है कि जिस हिसाब से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, अमेरिका भी चाहता है ये लड़ाई बंद हो, ईरान भी चाहता है ये लड़ाई बंद हो, और कोई ना कोई बातचीत से समझौता होगा। सच बात जो एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ईरान को शक होने लगा है पाकिस्तान की मीडिएशन पे। वो मीडिएशन तो है नहीं, मैसेंजर है।
क्योंकि पाकिस्तान वो करेगा जो अमेरिका चाहेगा। वो अमेरिका का पिट्ठू है, उसको वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन चाहिए, वो नहीं चाहता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डाले, तो वो अमेरिका को खुश करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। तो यहां ईरान को कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक है। मगर कुछ भी कहें, चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, वो लंबा लड़ना नहीं चाहते। उनको दोनों को वो अपने अपने हिसाब से नुकसान काफी हो रहा है, मगर इजराइल चाहेगा कि ये लड़ाई लंबी चले जब तक वो हिजबुल्लाह बिल्कुल कमजोर ना हो जाए। अमित, पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी। नौशाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिवाद साहब जो कह रहे हैं कि वो बहुत जायज़ बात कह रहे हैं कि जंग में नुकसान दोनों मुल्कों का है, लेकिन ईरान के कम्युनिकेशन से ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि वो जंग खत्म करना चाहता है या जंग से बाहर निकलना चाहता है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ईरान चाहता है कि ये लिंगर ऑन होता रहे, ऐसे ही चलता रहे? ये ऐसा क्यों लग रहा है बाहर से? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान वॉर नहीं चाहता है। उसकी आप हिस्ट्री उठाकर अगर आप देखेंगे तो कभी भी ईरान ने किसी भी कंट्री पर एग्रेशन नहीं किया है, तो प्रॉक्सीज बल्कि तो कर अगर रहे उस हैं पर ना, हमला हो गया तो प्रॉक्सीज से काम Very करवा रहे clear. हैं, तो उनको क्या जरूरत है करने की? they are not proxies. पाकिस्तान देखिए, ईरान की लश्कर हिजबुल से काम करवा रहा है, क्या जरूरत है उसको कहीं जाने की? ISI ट्रेन करती है उनको। जी, अब मैं बोलूं, मेरी प्लीज गो अहेड। प्लीज प्लीज इंटरप्ट न कीजिएगा। वो ईरान की प्रॉक्सीज नहीं है, इसलिए कि ईरान ने उनको खड़ा नहीं किया है, वो खुद वहां पर खड़ी हुई है। ठीक है, हमास हो या हिजबुल्लाह हो, हमास अपनी फिलिस्तीन की सरजमीन को आजाद करने के लिए वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। हिजबुल्लाह भी इसी तरह, जो अटैकर है जिसने ऑक्यूपाई किया है वो इजराइल है, उनसे अपनी जमीन के लिए वो लड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो लोग एलाइज जरूर हैं ईरान के। अगर दुनिया में किसी की कोई प्रॉक्सी है तो इस रीजन में इजराइल है, अमेरिका की प्रॉक्सी। ये एक बात। दूसरी बात ये कि ईरान कभी भी जंग नहीं चाहता है, ईरान पीस को ही चाहता है। ईरान ने कभी किसी के ऊपर अटैक और एग्रेशन नहीं किया है, रिटेलिएट किया है हमेशा, और इस जंग में भी वो यही काम कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप ट्रस्ट को हमारे गेन ना करें, यानी ईरान ये कह रहा है कि हमारे ट्रस्ट को आप गेन नहीं कर पा रहे हैं। गालिबाफ साहब ने पहले नेगोशिएशन के दौर में ये कहा था कि अमेरिका हमारा ट्रस्ट गेन नहीं कर पाया, और बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। अभी तक देखिए 10 पॉइंट पर बात करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर अमेरिका डिक्टेट कर रहा था और अपने पॉइंट्स रख रहा था। नौशाद साहब, मैं बीच गुफ्तगू में देर लूंगा, रात माफी चाहता हूँ, आप बात के- पूरी करिएगा, माफी चाहता हूँ। अगर फ्रीडम फाइटर्स हैं हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ईरान उनको फंड क्यों कर रहा है भाई? उनको आज़ादी की लड़ाई लड़ने दीजिए। अगर आप सच में शांति के इतने पैरोकार हैं, आपके देश पे जेनोसाइड्स हो रहे हैं सर, महिलाओं को मार दिया जाता है बुर्के के लिए। ये कौन सी शांति और अमन पसंद देश ऐसा करता है कि एक महिला क्या पहनेगी वो डिसाइड आप कर रहे हैं? और चलिए आप डिसाइड करिए, आप उसको मार दे रहे हैं। हजारों लोग मारे गए सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान, जो लोग खामनेई साहब को सत्ता से हटाना चाहते थे। आपकी खुद की आवाम वहां मारी गई है बॉस। आप बताइए, एक शांति पसंद, अमन पसंद देश ऐसा कर रहा है, और चलिए जिन उनकी लड़ाई है वो लड़ें, आप क्यों फंड कर रहे हैं? इतने सारे नजीर, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ईरान फंड करता है इन प्रॉक्सीज को। क्यों फंड कर रहे हैं? आप इजराइल को डायरेक्ट मत मारिए, हिजबुल्लाह, हूती, हमास को पैसे देके, उनको हथियार देके मरवाइए। बात तो एक ही है ना नौशाद साहब। मैं आपको ना मारूं, अपने गुर्गों से आपको मरवाऊं, पिटवाता रहूं, अपने पड़ोसियों से आपको मरवाता रहूं, बात तो एक ही है। मैं अब बात करूं अमित साहब। हाँ, प्लीज गो अहेड। ये सवालात आपने किए हैं तो मुझे एक एक करके जवाब देने दीजिएगा, इतना टाइम मुझे दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान उनको अगर फंड कर रहा है आपके बकौल, वो देखिए उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी ये है कि जहां भी जुल्म होगा, जहां भी ऑपरेसर्स किसी पर जुल्म करेंगे, वहां पर ईरान अपनी रिलीजियस टीचिंग्स की बुनियाद पर यह समझता है कि वहां पर हमें जाना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, और उसने ये तशखीस दी है, ये तय किया है कि वहां पर जुल्म हो रहा है, लिहाजा हमें वहां पर जाना चाहिए, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो प्रॉक्सीज नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, और ईरान के इशारों की पाबंद भी नहीं होती हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ईरान के अंदर जो आपने कहा कि ईरान के अंदर इतने जो है प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट हुए थे, मगर उसको राइट्स में तब्दील किया गया यहाँ पर। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि हम आने वाले हैं, रिजीम चेंज करेंगे, आप बाहर निकलो। मूसाद ने कहा कि हमारे लोग सड़कों पर मौजूद हैं, वो दंगा कर रहे थे। और जो इस सिलसिले में रिपोर्ट्स आम की गई हैं कि 40,000 लोगों को और 60,000 लोगों को ईरान ने मार दिया, ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल भी इसकी तायद नहीं की जा सकती है। ईरान ने जो फिगर बताया वो 3,117 लोगों का बताया है,
उसमें भी 2500 से ज्यादा लोग सिविलियंस थे जिनको उन राइटर्स ने मारा है, यानी मोसाद के एजेंट्स और टेररिस्ट जो सड़कों पर उतरे हुए थे उन्होंने मारा है। ट्रंप ने खुद कहा था कि हमने ईरान में हंगामा आराई करने के लिए और राइट्स के लिए हमने आर्म्ड किया था कुर्दों को। अभी का उसका बयान था, अगर आपने सुना हो, हमने आर्म्ड किया था और उन्होंने वो आर्म जो है अभी फिलहाल अपने पास रख लिए हैं। तो ये सारी बातें ये जताती हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो एक राइट था और ये टेररिज्म था जो मोसाद और अमेरिका के कहने पर यहाँ हुआ था। रही बात खामनेई साहब के खिलाफ और यहाँ के इन्फ्लेशन के खिलाफ, ऐसा नहीं, खामनेई साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे, वो वही राइटर्स थे जो सत्ता परिवर्तन यहाँ चाहते थे और मोसाद के एजेंट्स थे उनके। मैं खुद यहाँ पर जाता था सड़कों पर, तो मैंने स्क्वायर्स पर देखा है कि वो 100 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग हुआ करते थे और चूंकि पुलिस को यहाँ पर फायर करने का हुक्म नहीं दिया गया था, ये कहा गया था कि इनके साथ जो है टॉलरेंस रखिए फिलहाल, क्योंकि ये हमारे मुल्क के ही लोग हैं, हो सकता है कि पलट आए। यही वजह है कि इतने सारे पुलिस वहां पर मारे गए यहाँ की सड़कों पर। किस मुल्क में ऐसा होता है कि पुलिस जिनको बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया हो किसी राइट में, कहाँ होता है? लेकिन यहाँ पर इसी वजह से, चूंकि उनको शूट करने का हुक्म, फायर करने का हुक्म गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था पहली दिन। उसके बाद जब ये कंट्रोल हो जाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अभी आप देखें, अगर खामनेई साहब के खिलाफ होती है पब्लिक, तो खामनेई साहब की शहादत के बाद उनकी शहादत की वजह से ऐसे एकजुट हो पाती। नौशाद साहब, ज्यादा वक्त नहीं है, आई ट्राई टू गिव यू एज मच एज टाइम आई कैन। माफी चाहता हूँ सर, बहुत वक्त मेरे पास नहीं, 1.5 मिनट का वक्त है। मेरी पैनल प्रोड्यूसर मुझसे कह रही है शो क्लोज करने के लिए। रवि सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आई गिव यू 1 मिनट सर फॉर अ क्लोजिंग कमेंट, और उसके बाद मैं एम्बेसडर साहब के पास जाऊंगा। रवि सर, योर क्लोजिंग कमेंट ऑन टुडेज डिबेट सर। So my closing comment will be the same that you discussed the other day, that the root behind this is China. I think people need to understand and look beyond the scene. And I think more and more people are understanding the technology. मैं just आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं वाटर टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। लोग हमारी मेड इन इंडिया मशीन लेने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि चाइना की जो मशीन्स हैं वो सारा स्पाईवेयर से रिलेटेड है। तो वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड द बिगर वॉर दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। Ambassador Goel sir, I only have 40 seconds. I'm very sorry, sir. I want you to sum up the debate, sir. Sir. जी, वेरी ब्रीफली, अब मैं फिर वही कहूंगा कि जहां तक मेरा असेसमेंट है, ये ईरान और यूएसए के डेलीगेशन के बीच में, लोगों के बीच में बातचीत चल रही है। परोक्ष रूप से नहीं है, लेकिन पीछे से बातचीत चल रही है। 3 मुद्दे हैं जो काफी अहम है: स्टेट्स ऑफ हॉर्मस, न्यूक्लियर, इजराइल का जो रोल है वो बहुत अहम है, और यहाँ पर बात अटक सकती है अगर अभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। आई थिंक इजराइल इज द बेसिक फैक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। रवि सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से जुड़े थे। जनरल सिवाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आप शो में आए। एम्बेसडर गोयल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। देश के सवाल में आज के लिए अभी के फिलहाल इतना है, लेकिन बड़ी